अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थीसिस एंड रिसर्च का स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ से मुराद ये है कि आपने अपनी स्टडी में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उनको डिस्कवर करना है अपनी लैब में, अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में, या अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ज़ाहिर करता है कि हम असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ जो है उसमें सारी वो चीज़ें जो हमें रिसर्च के लिए चाहिए होंगी, बेशक वो सॉफ्टवेयर हों, बेशक वो रिस्पेक्टिव पर्सनस हों, या हमें कोई लैब की कोई इंस्ट्रूमेंट हो, या हमारे पास कोई केमिकल ऐसा हो कि जो हमने इसके लिए ज़रूरी होता है रिसर्च के लिए, वो हमने कहाँ से फाइंड करना है। इस सारे जो प्रोसेस को हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। असेसमेंट ऑफ फैसिलिटी क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब स्टडी को प्लान कर लें तो हम इतनी हाई फाई जो रिसर्च है वो ना कर लें, इतनी हाई फाई स्टडी डिसाइड ना कर लें कि जिसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास मौजूद ही ना हों और ना हम उनको इतनी जल्दी प्रोक्योर कर सकते हों। और जब एक बार आपकी रिसर्च जो है वो प्लान हो जाती है तो फिर दोबारा उसको चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल होता है। और उससे बेहतर है कि आप जो है इस मसले को हल इस तरह निकालें कि बिफोर हैंड जो है ये सारी चीज़ें आप कर लें। तो वो जो है वो सारा मैं आपको इसमें असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ में कि आपकी रिसर्च के लिए कौन कौन से पॉइंट जो ज़रूरी हैं, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं, आपने उसको कैसे फाइंड करना है, ये सारा हम इसमें इसकी तरफ बताएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब आप करने जाते हैं तो उसके कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं। तो इसी तरह ही असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ के भी कुछ प्री रेक्विजिट हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बिफोर हैंड पता होनी चाहिए और उसके बाद आप प्रॉपर जो है उस स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो जो प्री रेक्विजिट है वो बताऊंगा, और अगले लेक्चर में आपको असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ के रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो आपको बताऊंगा। तो आज का आपको मैंने बताया कि आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द प्री रेक्विजिट ऑफ जो हमने असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ करनी है उसके लिए। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं कि जो आपने करनी है बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस थर्ड स्टेप। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ स्टडी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग द टाइमलाइन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम आज डिस्कस करते हैं। डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ स्टडी, हमने सबसे पहले तो उस स्टडी की स्कोप को डिफाइन करना है कि हमारी जो स्टडी है इसमें हमने कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें मेस्टाइटिस, तो मेस्टाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर। तो इसमें हज़ारों फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जो मेस्टाइटिस को काज करते हैं। तो हमने इस स्टडी में स्पेसिफिकली कौन से फैक्टर को हिट करना है या कौन से फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो हम पहले ही ऑब्ज़र्व कर लेंगे या पहले ही अपने जहन में रख लेंगे या स्टडी में लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। हम मेस्टाइटिस के फैक्टर्स के रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं वो इकट्ठी करेंगे, उनको रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट जो है वो पहले कवर हो चुका है। अगर कोई एस्पेक्ट पहले कवर हो चुका है तो उसको रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वो वाला एस्पेक्ट फाइंड करेंगे कि जिसके बारे में अभी काम नहीं हुआ। जो स्कोप ऑफ स्टडी होती है ये हमें बताती है कि हमने उस स्पेसिफिक जो एक नॉलेज की एक डोमेन है उसके अंदर हमने कौन सी छोटी सी जो एक सेगमेंट है उसको हमने हिट करना है। एज अ स्टूडेंट या एज अ रिसर्चर हमने कौन सी उस चीज़ को हिट करना है। तो अगर ये जो डिफाइनिंग द स्कोप है इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप्स में डिवाइड करें तो बेसिकली इसके 3 स्टेप्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दो दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है।
अच्छा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होती है ये कोई एक्सपर्ट करता है कि जो उस फील्ड में माहिर हो और कुछ अरसे से काम कर रहा हो। तो आपके क्लोजेस्ट वो बंदा जो होगा वो आपका मेंटर होगा। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो टॉपिक है इस रिसर्च का, या तो आपका जो टीचर है वो आपको बताएगा या आप उसकी हेल्प की मदद से करेंगे। जैसे कि आपने एक स्टडी की, उसमें आपको लूप होल नज़र आया, तो आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाएंगे और जाकर उनको कहेंगे कि सर मैंने ये वाली जो चीज़ है ये मैंने फाइंड की है, क्या हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं? तो अगर तो उनको बैकग्राउंड नॉलेज होगा उस चीज़ का तो वो आपको फ़ौरन बता देंगे, अदरवाइज़ वो आपसे वो लिटरेचर लेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो दोनों केसेस में आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपकी मदद करेगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में और एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बनाने में। तो जैसे ही आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली, फिर उसके रिलेटेड जो है डाटा आप इकट्ठा करेंगे और उस डाटे को आप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उस जो चीज़ें पहले की गई हैं उनमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं रिस्पेक्टिव वो यूज़ की गई हैं। तो ये आपका लिटरेचर आपको बताएगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो है जी सेटिंग ऑफ द बाउंड्रीज़। कोई भी रिसर्च जो होती है वो उसकी एक एंडिंग होती है कि आपने उससे बाहर नहीं जाना, एक बाउंड्री को डिफाइन कर लेना है कि ये जो चीज़ है ये मेरी डोमेन में आती है और ये चीज़ जो है ये मेरी डोमेन से बाहर है। ये जो डोमेन और ये जो अपने बाउंड्री सेट करनी है ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी रिसर्च के प्रॉपर कंडक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें आपने कोई ट्रीटमेंट की मदर को और आपने उसका इफ़ेक्ट बच्चों में देखना है कि उसके बच्चे में वो आता है। फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन है, तो आप उसकी मदर को लगा के तो देखते हैं कि इसकी जो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन है या प्लेसेंटा के थ्रू या होकर ट्रांसमिट ये बच्चों में जाती है कि नहीं जाती, या थ्रू एनी मेथड जो है बच्चे में जाती है कि नहीं जाती, कि मदर को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं तो क्या बच्चा प्रोटेक्टिव होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप ये स्टडी कर रहे हैं तो आप एक एनिमल फॉर एग्जांपल हाथी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये स्टडी कंडक्ट करने में हो सकता है 20-25 साल लग जाए। कुछ आके आप एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट करें जैसे कि रैबिट है, उसका जेस्टेशन पीरियड कम है, तो आप एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट करें कि जिसका जेस्टेशन पीरियड कम हो और वो जल्दी जो है आपको रिजल्ट दे दे। तो आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो बाउंड्री है वो रिसर्च की वो क्या है, कि आपने कौन सी जो है स्टडी आप कर रहे हैं और कौन सी जो है आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे और आप में उसमें से कौन सी चीज़ को फाइंड करेंगे। अब जैसे कि एक एक स्टडी है उसमें आप ये सिमिलर रिसर्च है तो आप उसमें से जो आपके जहन में आए आप करते जाते हैं। जैसे आप करते हैं मैं एडल्ट में भी करेंगे, मैं बच्चों में भी करूँगा, मैं उसके जो क्या उसको कहते हैं मिल्क में भी करूँगा। तो आप इतना ज़्यादा अगर चीज़ें अपनी स्टडी में ले आएंगे तो उनको कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक बाउंड्री बना लेनी है कि मैंने कौन सी जो है किस लेवल तक जो है मैंने स्टडी करना है, इसके आगे मैंने नहीं जाना। आपने टेक्निक्स यूज़ करनी है तो आप सारी टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते। HPLC भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना। आपने अपनी जो स्टडी है उसकी जो लिमिट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेना है, उनको डिसाइड कर लेना है कि आपकी लिमिटेशंस कौन सी होंगी और कहाँ पे जाके आपने इस स्टडी को स्टॉप कर देना है, इससे आगे हमने नहीं जाना। तीसरे नंबर पे आ जाता है क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी, कि आपने सारी चीज़ें कर ली और अब आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि आपने इस जो रिसर्च है इसको परफॉर्म कैसे करना। तो इस स्ट्रेटजी में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, सारे प्रोसेसेस, सारे जो टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं, सारी चीज़ें आप उसमें लिख लेंगे। कोई भी चीज़ इस स्टेप के ऊपर छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार ये चीज़ें लिख लेंगे तो फिर आपके पास एक गाइडलाइन होगी कि जब आप उसको अपने हाथ में उस पेज को लेके जाएंगे किसी लैब में, तो आप वहाँ पे क्या देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें चाहिए
तो वो उस लिस्ट में होगी। तो वो कैसे होगी? जब आपके पास स्ट्रैटेजी डिफाइन होगी कि मैंने ये ऐसे स्टार्ट करनी है, इसके बाद अगला स्टेप मैं ये करूँगा, इसके बाद अगला स्टेप मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। जैसे कि अगर वैक्सीन का ट्रायल है तो मैंने जो है वैक्सीन को बनाना है, तो वैक्सीन को बनाना कैसे है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अच्छा, उसके बाद उस वैक्सीन को मैंने इफ़ेक्ट चेक करना है, तो उसका इफ़ेक्ट किस जानवर में ट्रायल लगाऊंगा। अच्छा, उसके बाद जब हम जानवर डिसाइड कर लेते हैं तो उसमें हम कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो लगाएंगे। हम टी सेल रिस्पॉन्स देखेंगे उसका, या बी सेल रिस्पॉन्स देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, और कौन कौन से जो टेस्ट हैं टी सेल रिस्पॉन्स के लिए जो हम चेक करेंगे, बी सेल रिस्पॉन्स के लिए कौन से चेक करेंगे, और इनको चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चाहिए, और कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो चाहिए, वो सारा हम देखेंगे। कौन कौन सी किटें चाहिए वो सारी हम लिख लेंगे, और ये हम लिखेंगे बाय वाचिंग द लिटरेचर। लिटरेचर की स्टडी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो तीसरा स्टेप है वो हम क्या हो गया कि हमने स्ट्रेटजी बना ली और उसको लिख लिया। तो ये 3 स्टेप थे बुनियादी तौर पे हमने जो स्टडी की स्कोप को डिफ़ाइन करना था उसके लिए। अच्छा, हम दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था टाइमलाइन क्रिएशन, जो दूसरा प्री रेक्विजिट है। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन ये होती है कि आपने ये स्टडी कितने साल में कंप्लीट करनी है और इस स्टडी को फर्दर कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया होगा। जैसे कि हमारे पास हमने मैंने स्टडी आपको पहले बता रहा था कि वैक्सीन बनाना, फिर वैक्सीन का ट्रायल लगाना, और फिर उसके जो है वो पैरामीटर जो उसके टेस्ट हैं वो परफॉर्म करना। तो ये 3 चीज़ें अगर बेसिकली हो गई तो हम साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, या 3 साल में करेंगे। स्टडी को हमने कितने साल तक लेके जाना है। अच्छा, अब देखें कि हमने स्टडी को 1 साल में ख़त्म करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे लिए एक पार्ट के लिए 4 मंथ आ गए। और हम स्टडी कब शुरू कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनवरी में शुरू कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जनवरी से लेके अगले 4 महीने तक चाहिए होंगी। अच्छा, कुछ जो हैं उससे अगले 4 महीने में चाहिए होंगी, और कुछ फाइनल 4 महीनों में चाहिए होंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 साल में स्टडी कंडक्ट करते हैं तो एक चीज़ आपको तीसरे साल में चाहिए, तो आप उसको पहले लेके रख लेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए तब तक। तो आपने टाइमलाइन को क्रिएट कर लेना है, और टाइमलाइन के अंदर आपने ये लिख के रख लेना है कि इस स्पैन के अंदर मुझे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मैंने परफॉर्म करनी है, और इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्ट्रगल करके मैनेज उसको रख लेंगे। अगर आपने किसी लैब से भी कांटेक्ट करना है तो उसको भी आप प्रॉपर बताएंगे कि सर मैं आपके पास इस ड्यूरेशन के अंदर आऊँगा, मैं आपसे 3 साल बाद आऊँगा, साल बाद आऊँगा। तो आप जब तक टाइमलाइन को क्रिएट नहीं कर सकते तब तक आप जो है वो असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ पे जाने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखना है, या हम कह सकते हैं कि टुडे वी स्टडी द प्री रेक्विजिट फॉर द असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। और असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें जो हमें स्टडी के लिए चाहिए होंगी उनको हमने असेस करना, उनका अंदाज़ा लगाना, या उनको प्रोक्योरमेंट करना उनकी, और उसके हिसाब से जो है हम स्टडी को डिसाइड करेंगे या डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके मैंने आपको 2 स्टेप्स बनाए। एक मैंने बताया कि सेटिंग अप द स्कोप, कि उसकी जो स्टडी की स्कोप है उसको देखना, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया उसकी टाइमलाइन क्रिएशन। स्कोप के मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। पहले नंबर पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, ये पहला स्टेप था। दूसरे नंबर पे था सेटिंग अप द बाउंड्रीज़, कि हमने बाउंड्रीज़ बना ली कि इस बाउंड्री से बाहर हमने नहीं जाना, इसके अंदर अंदर रह के जो है हमने स्टडी करनी है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि स्ट्रेटजी बनानी, कि ये जो सारा प्रोसेस है हम कैसे करेंगे, इसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कैसे कैसे जो है इसको परफॉर्म करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बताया था क्रिएटिंग अ टाइमलाइन। और टाइमलाइन में आपने बता देना है कि मैंने ये जो स्टडी है ये कितने साल में कंप्लीट करनी है, और इसके कितने डिफरेंट सब सेक्शंस होंगे, और जो सब सेक्शंस होंगे वो कब कब और हर सेक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो ये पहला लेक्चर था स्टेप नंबर 3 का फॉर स्टडी और रिसर्च, या रिसर्च थीसिस आप कह लें, या किसी भी रिसर्च के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनमें ये स्टेप नंबर 3 था, और उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में आपको असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ की जो पूरा
असेसमेंट ऑफ फैसिलिटी की जो सारी जो चीज़ें होंगी या सारी जो कंसिडरेशंस होंगी वो सारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।